ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 11 ਸੇਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा जी। उमेंद्रा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह आपकी सेवा में अब पेश है न्यूज हेडलाइन। सबसे पहले आई हिट और पुलिस ऑफिसर्स ने सरीम के एक घर से एक 25 वर्षीय साउथ एशियन आदमी को गिरफ्तार किया है, रिचमंड में हुए एक मेडा और किडनैपिंग के आरोप में। और खबरों में वैंकूवर के एक पुलिस ऑफिसर की कार से लगी एक्सीडेंट के कारण एक आदमी जख्मी हो गया और इस बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एबर्ट्सफोर्ड के एक ऑफिसर के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं। और खबरों में ऐसा बताया जाता है कि ब्रिटिश कोलंबिया में बच्चों के लिक्विड टाइलनॉल और एडविल की सख्त कमी है। और साथ साथ में RCMP ने 3 ब्रिटिश कोलंबिया के नागरिकों को गिरफ्तार किया है इस आरोप में कि वे जापानीज माफिया यानी याकुजा के मेंबर है। इस बारे में भी हम डिटेल्स में बातचीत करेंगे। गौरव जी, और खबरों में ऐसा बताया जाता है कि ब्रिटिश कोलंबिया में जो कोविड-19 केसेस है BC हॉस्पिटल्स में कम हो रहे हैं। 11 वीक लो है अभी तक। सेकंड डिग्री की मेडा चार्ज लगाई गई है एक आदमी के खिलाफ। उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने लैंगली के एक होटल में एक और आदमी का हत्या किया है। ब्रिटिश कोलंबिया के सीनियर एडवोकेट का कहना है कि ब्रिटिश कोलंबिया में जो बुजुर्ग या सीनियर्स रहते हैं उनको सारे कनाडा के सभी प्रोविंसेस के मिलान में ब्रिटिश कोलंबिया में सबसे कम सपोर्ट मिलता है। एक आदमी के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि वे किटीमैट में अपने घर में खुद ही आग लगाए हैं और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गौरव जी, एक ब्रिटिश कोलंबिया के पुलिस ऑफिसर को असॉल्ट से चार्ज किया गया है। प्रोसिक्यूटर्स ये नहीं बताना चाहते हैं कि इस केस की डिटेल क्या है। कल वैंकूवर के पुलिस ने एक महिला को BC वुमेन्स हॉस्पिटल में गिरफ्तार किया जब वो महिला एक छुरा लेकर और वहाँ पे जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स थे और स्टाफ थे उनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रही थी। गौरव जी, रिपोर्ट्स में ऐसा भी बताया जाता है कि वे ब्रिटिश कोलंबिया की आउटगोइंग प्रीमियर जॉन हॉगन की पॉपुलैरिटी अभी और भी ऊपर चली गई है। वो शायद इसलिए क्योंकि अब वे रिटायर होने ही वाले हैं। और जी, रिपोर्ट बताया जाता है कि गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया में जो क्राइम है वो कम तो हो गया है, लेकिन क्राइम की सीवियरिटी जो है यानी कितनी डेंजरस क्राइम है वो और ज्यादा बढ़ गई है। जी। उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे रशिया की। हम सबको पता है कि उन्होंने पार्शियली मोबिलाइज कर दिया था अपने रिजर्व पुलिस फोर्सेस को व्लादिमीर पुतिन ने। तो उसके बाद हालात काफी गड़बड़ा गए हैं। बड़ी डिस्टर्बिंग सी खबर है कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर को आग लगाई जा रही है। तो ये क्या मसला है? ये गवर्नमेंट ऑफिसेज में आग लगाई जा रही है। हाँ जी गौरव जी, वहाँ पर रशिया में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वे ये नहीं चाहते कि वे व्लादिमीर पुतिन की आर्मी में शामिल होकर यूक्रेन लड़ने के लिए जाएं। और गौरव जी, व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के डिक्टेटर हैं और उन्होंने ये वादा किया है कि 300,000 और नए सैनिकों को वे भर्ती करेंगे। और उन्होंने हुक्म दिया है कि 18 वर्ष से लेकर 30 यानी 60 वर्ष के जो भी हेल्थी मर्द हैं उन सभी को आर्मी में भर्ती किया जाएगा। और कई लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वे किसी भी बहाने से आर्मी में ज्वाइन ना हो। यहाँ तक कि गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि रशिया में गूगल सर्च करने की जो सबसे टॉप सर्च है वो ये है कि किस तरह से बिना बहुत ज्यादा पीड़ा से आप अपने हाथ और पाँव किस तरह तोड़ सकते हैं, जिससे कि ये आदमी जो 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के हैं वे ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को वे अपने हाथ तोड़ लें या पाँव तोड़ लें, जिससे कि उन्हें आर्मी में भर्ती नहीं किया जाए। और ये गूगल का सबसे टॉप सर्च है। और उधर गौरव जी, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। ऐसा बताया जाता है कि सैकड़ों लोग, शायद कई हजार लोग गिरफ्तार हुए क्योंकि वे रशिया में प्रोटेस्ट कर रहे थे व्लादिमीर पुतिन के इस आदेश के हुक्म के खिलाफ कि रशिया के
300,000 और आदमियों को सैनिक में भर्ती किया जाए और उन्हें यूक्रेन भेजा जाए। लेकिन पुतिन ने ये वादा किया कि इन लोगों को हम यूक्रेन नहीं भेजेंगे, रशिया में ही रखेंगे, लेकिन लोग उनकी बात विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रा प्रोटेस्ट चल रहा है। गौरव जी, इस प्रोटेस्ट के दौरान जैसे कि आपने कहा, कई सरकारी ऑफिसेज में आग लगा दी गई। गौरव जी, इस तरह का माहौल कभी शायद रशिया में देखा भी नहीं गया। 1989 से लेके 91 तक जब कम्युनिस्ट रशिया का डिसमेंटलिंग हुआ, यानी कि कम्युनिज्म हटाया गया रशिया से, गौरव यूनियन से, और उनके अंग अंग अलग हो गए, ईच प्रोविंस अलग हो गया और रशिया अकेला एक देश, नया देश बन गया। उस समय भी इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं हो रहे थे। और गौरव जी, शायद पिछले बार तो ऐसी इस तरह की प्रोटेस्ट और लड़ाई लड़ाई हुई वो 1918 में थी, जब जब रशिया की में रेवोल्यूशन हुआ और कम्युनिज्म वहां पर ताकत में आया। और गौरव जी, अभी भी लड़ाई चल रही है और इधर अमेरिका के प्रधान जो बाइडेन ने ये वादा किया है कि वे और भी मदद यूक्रेन को देने के लिए तैयार हैं। जी, उमेंद्र जी, जो बाइडेन इंडिया, जर्मनी और जापान को परमानेंटर मेंबर बनाने की बात भी कर रहे हैं यूएनएससी में, तो कब कहा उन्होंने, ये क्या मामला है पूरा? गौरव जी, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स के बात करने की बात कर रहे हैं। जो जैसे कि आपको मालूम है, यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली जहां सभी देश मेंबर्स है उस असेंबली में, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का जो सबसे ताकतवर पावरफुल अंग है, यूनिट है, वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 20 मेंबर्स होते हैं गौरव जी। इनमें से 5 मेंबर्स परमानेंट है। ये जो परमानेंट मेंबर्स है 1945 से सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उनमें है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस तथा रशिया और चाइना, गौरव जी। और इनके पास वीटो का ताकत है, यानी कि जो कुछ भी यूनाइटेड नेशंस करना चाहता है, अगर कोई रेजोल्यूशन भी यूनाइटेड नेशंस पास करते हैं, सभी देश इस रेजोल्यूशन के सपोर्ट में हैं। तो इनमें से इन 5 सिक्योरिटी मेंबर्स, परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर्स में से एक भी मेंबर अगर वो वीटो कर देता है, तो वो रेजोल्यूशन वहीं पर रुक जाता है। और गौरव जी, इसीलिए कई लोगों का ये कहना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशंस में कुछ रद्दोबदल लाना चाहिए। ये गौरव जी, जापान के प्रधानमंत्री ने भी शायद 1 हफ्ते हुए, उन्होंने भी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में चेंजेस की मांग की, क्योंकि उनका कहना है कि यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली तथा यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल बार-बार रशिया के खिलाफ मोशन ला रहे हैं कि रशिया ने जो युद्ध यूक्रेन में शुरू किया, लेकिन ये मोशंस, रेजोल्यूशंस आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि रशिया जो परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का, इसको वीटो कर देता है। और अब गौरव जी, और भी कई देश ये मांग कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स है 5 से बढ़ाकर 8 कर दिया जाए। कई सालों से इंडिया कोशिश कर रहा है कि वह यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बन जाए, लेकिन पाकिस्तान और चाइना उसके रास्ता रोके हुए हैं। और अब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रधान जो बाइडेन का कहना है कि अब समय आ गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ रद्दोबदल लाया जाए। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स है, उनको 5 से बढ़ाकर 8 कर दिया जाए। यानी कि इंडिया, जो बाइडेन का कहना है कि वो ये चाहते हैं, इंडिया, जापान और जर्मनी, जो दुनिया के बड़े, बहुत ही बड़े इकोनॉमी हैं, उनको भी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स बना दिया जाए। और गौरव जी, क्या ये होगा या नहीं, ये तो आगे देखना है। और इसमें चेंज कैसे लाना है, ये किस तरह से बदलेगा, ये भी किसी को मालूम नहीं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन को तो स्थापित कर दिया गया था, लेकिन उसमें रद्दोबदल कैसे लाया जाए, तो जब तक कि सभी मेंबर्स राजी नहीं हो, तो किस तरह से चेंजेस लाए जाएंगे, ये किसी को भी नहीं मालूम है। जी, उमेंद्रा जी, खालिस्तान रेफरेंडम हो रहा है कनाडा में, तो भारत को काफी एतराज है इसके बारे में, काफी समय से ये किच-किच चल रही है। भारत की सरकार एक्शन के लिए कह रही है, कनाडा कुछ नहीं कर रहा। दूसरी तरफ इसी से रिलेटेड खबर है कि अगर ऐसा ही कोई रेफरेंडम यूक्रेन में रशिया करवाना चाहता है, तो मिस्टर ट्रूडो को काफी ज्यादा तकलीफ है। हाँ जी, ये जो खालिस्तान का रेफरेंडम है, ये कई सालों से पहले 2018 2019 में शायद शुरू हुआ था। शायद इसका डेडलाइन 20 बढ़ाया गया। जो इस तरह से ये रेजोल्यूशन होगा, कहाँ होगा, यानी कि रेफरेंडम होगा, कहाँ होगा, ये भी बदला गया। पहले ये कहा जा रहा था कि ये सारी दुनिया में रेफरेंडम होगा। अब ऐसा लगता है कि केवल
कनाडा में, और कनाडा के ब्रैम्पटन जो शहर है वहां पर ये रेफरेंडम होने जा रहा है। अगले 2 दिन में ऐसा बतलाया जा रहा था। सितंबर 22 को होगा। गौरव जी, कौन लोग इसमें वोट देंगे? ज्यादातर रेफरेंडम में केवल वही लोग वोट देते हैं जो जो जिस जगह का रेफरेंडम हो रहा है, जो लोग वहां पे रहते हैं। लेकिन पंजाब को इंडिपेंडेंट करना, यानी कि पंजाब को इंडिया से अलग करके इंडिपेंडेंट करना हो, और वो रेफरेंडम हो, और उसमें पंजाब के, यानी कि पंजाब के रहने वाले लोग वोट ना दें, वे लोग वोट दें जो कनाडा में रहते हैं, जो ब्रैम्पटन इलाके में रहते हैं। तो इस पे काफी सवाल उठते हैं गौरव जी, बहुत सवाल उठते हैं कि ये कैसा रेफरेंडम होगा? क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है, केवल दिखाने के लिए स्टंट है? क्योंकि ये रेफरेंडम का इम्पैक्ट क्या होगा और कौन इसको मानेगा? और गौरव जी, इंडिया के जो सरकार है उन्होंने पहले भी कैनेडियन सरकार से ये कहा है कि इस रेफरेंडम को यहाँ पर मत होने दो, कनाडा में मत होने दो, कोई और देश में ये नहीं हो रहा। लेकिन कनाडा के सरकार और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का ये कहना है कि कनाडा के लोग आजाद हैं, जो भी रेफरेंडम करना चाहे, कोई भी स्टेटमेंट देना चाहे, पॉलिटिकल एक्शन करना चाहे, वो कर सकते हैं बिना कोई वायलेंस के। तो आज गौरव जी फिर से एक बार इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कैनेडियन सरकार की कड़ी निंदा की, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनके लिबरल सरकार हिपोक्रिटिकल है। एक तरफ वो कुछ और कह रहे हैं खालिस्तान के बारे में, पंजाब के बारे में, और दूसरी तरफ यूक्रेन के बारे में वो कुछ और कह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि रशिया और रशिया के सपोर्टर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन के कुछ इलाके में जहां पर रशियन आर्मी अभी बैठी हुई है, वहां पर वे रेफरेंडम कराना चाहते हैं। रेफरेंडम करा के लोगों से ये पूछते हैं कि क्या आप रशिया में शामिल होना चाहते हैं या यूक्रेन में रहना चाहते हैं? तो गौरव जी, कई लोगों का कहना है क्योंकि वहां पर रशिया की मिलिट्री है, इसलिए लोगों के ऊपर दबाव डाला जाएगा और ये रेफरेंडम का कोई मतलब नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुद ही ये कहा है कि इस रेफरेंडम का कोई मतलब नहीं, और रशिया को ये रेफरेंडम नहीं कराना चाहिए, और लोगों से ये नहीं पूछना चाहिए कि क्या वे यूक्रेन को छोड़ के रशिया में शामिल होना चाहें। और जब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये स्टेटमेंट दिया, तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये कहा कि देख लो, ये जस्टिन ट्रूडो को एक तरफ तो वो ये कह रहा है कि हमारे देश कनाडा में अगर कोई पंजाब के बारे में रेफरेंडम कराना चाहे कि पंजाब इंडिपेंडेंट हो जाए इंडिया से या नहीं, तो वे कराने देते। और दूसरी तरफ खुद यूक्रेन में रेफरेंडम हो रहा है, केवल ये कि रशिया की जिस इलाके में रशिया है वहां पर हो रहा है, रशियन आर्मी जहां पर वहां पर। तो ये जस्टिन ट्रूडो कुछ और कह रहे हैं कि ऐसा रेफरेंडम नहीं कराना चाहिए। उन्होंने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया के ने ये सवाल किया कि अगर जस्टिन ट्रूडो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन में रेफरेंडम नहीं कराना चाहिए, तो वे ये कैसे कह सकते हैं कि खालिस्तान की रेफरेंडम ब्रैम्पटन ओंटारियो में हो सकता है? और उन्होंने कहा, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने कहा, इसका ये मतलब यही एक है कि जस्टिन ट्रूडो के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो यूक्रेन के बारे में कुछ और कह रहे हैं और इंडिया पंजाब के बारे में कुछ और कह रहे हैं। जी, सुमित्रा जी, जस्टिन ट्रूडो के भाई पियर पोलिएव की काफी तारीफ कर रहे हैं, तो क्या चक्कर क्या है ये? गुरु जी, वो उनके हाफ ब्रदर है, रियल ब्रदर नहीं है, हाफ ब्रदर है। और इसीलिए उनसे और जस्टिन ट्रूडो के बीच जो पॉलिटिकल व्यूज है, माफ करना, वो अलग है कुछ। और गौरव जी, उनके भाई जो है वो पिया पुलवे के सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी कह रहे हैं कि उनके जो पॉलिसीज है वो बहुत ही अच्छे पॉलिसीज है, कनाडा के लिए ठीक है। और इससे शायद और लोगों के हैरानी होगी, लेकिन ये ख्याल में रखना चाहिए कि ये उनके आधे भाई हैं, यानी कि हाफ ब्रदर हैं, उनके रियल ब्रदर नहीं है। और उनके फिर भी हाफ ब्रदर हो या फुल ब्रदर हो, ब्रदर तो है उनके, लेकिन वे पिया पोलोवेया के सपोर्ट कर रहे हैं। गौरव जी, फैमिलीज में ज्यादातर ऐसा होता है कभी कभी कि एक भाई किसी और पॉलिटिकल व्यू का हो, दूसरा भाई किसी और पॉलिटिकल व्यू का हो। और ऐसा ही लगता है कि ट्रूडो फैमिली में भी यही है कि जो ट्रूडो के आधा ब्रदर हैं, या जिसे हम हाफ ब्रदर कह सकते हैं, हाफ ब्रदर कह सकते हैं, वे पिया पोलोविया को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन गौरव जी, जब ये न्यूज आई तो लोग सवाल करने लगे कि ये कैसा भाई है कि अपने भाई जो प्रधानमंत्री है उनको वो पूरे तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है। और लोग अभी भी इस बारे में सवाल कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस बारे में कुछ नहीं कहा गौरव जी। वे जब लोग प्रेस वालों ने उनसे सवाल की तो वे चुप ही रहे। जी, उमेंद्रा जी, अफगान रीसेटलमेंट प्रोग्राम के बारे में जो इमिग्रांट्स आ रहे हैं या आने वाले हैं,
उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा तो पार्लियामेंट्री जांच इसके बारे में शुरू होगी, तो क्या चक्कर है, ये क्यों शुरू हो रही है? गौरव, ये चक्कर ये है कि माफ करना, एक सेनेटर जिसे लिबरल प्राइम मिनिस्टर ने जस्टिन ट्रूडो ने अपॉइंट किया था, उन्होंने कुछ अफगानी लोगों के पास ट्रेवल पेपर्स भेजे। और फिर बाद में गौरव जी ये पता चला कि ये जो पेपर्स उन्होंने भेजे थे, ये सेनेटर मेरिलो मैकफेड्रन द्वारा भेजे गए थे और उनके स्टाफ द्वारा भेजे गए थे। गौरव जी, ये जाली पेपर्स थे, ये गलत पेपर्स थे। और जब ये पेपर्स लेकर ये पासपोर्ट की जगह ये पेपर्स लेकर जब ये अफगानी लोग काबुल में एयरपोर्ट जाने की कोशिश किए तो उन्हें रोका गया और कैनेडियन सरकार से चेक किया गया। कैनेडियन सरकार के ऑफिसर्स ने कहा नहीं, ये जाली पेपर्स है, ये गलत पेपर्स है। तो गौरव जी, इसीलिए अब कंजर्वेटिव के पार्टी के एक मेंबर पार्लियामेंट मिशेल रेम्पल गाना ने ये मांग की है कि एक पार्लियामेंट्री इंक्वायरी हो कि किस तरह से ये जो जाली जो कैनेडियन गवर्नमेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं भेजे गए थे, कितने लोगों के लिए भेजे गए थे, कैसे इस सेनेटर के पास ये जाली पेपर्स आए और क्यों इस बारे में कुछ हुआ नहीं अभी तक। गौरव जी, अभी भी इस बारे में ऐसा बताया जाता है कि पुलिस और साथ-साथ में आरसीएमपी इंक्वायरी कर रही है, सीबीएसई भी इस बारे में इंक्वायरी कर रही है। कंजर्वेटिव एमपी मिशेल रैम्पेल गाना का ये कहना है कि ये बहुत ही सीरियस मामला है गौरव जी। इसी हफ्ते प्रेस में रिपोर्ट्स आई, कैनेडियन प्रेस में, कि सेनेटर मेरिलो मैकफेडन और उनके स्टाफ ने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे अफगानी फैमिलीज के, कुछ अफगानी फैमिली के पास, जब तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया अगस्त 2021 में। उसके बाद सेनेटर मेरिलो मैकफेडरन के स्टाफ ने और सेनेटर खुद ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे थे कुछ अफगानी फैमिलियों के पास जो अफगानिस्तान में फंसे थे। और ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स थे गौरव जी, उनको बताया गया था ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स है, ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करके वे वीजा लेकर कनाडा आ सकते थे। लेकिन गौरव जी, ये जो लेटर्स थे, ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स थे, ये इन लोगों को मदद करता जिससे कि वे तालिबान चेक पॉइंट से पास होकर काबुल एयरपोर्ट पहुंच सकते। लेकिन ये पता चला, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये जाली पेपर्स थे। फेडरल गवर्नमेंट ने भी प्रेस वालों को ये बतलाया कि ये जो सेनेटर मेरिलो मैकफेडरन और उनके ऑफिस ने जो पेपर्स भेजे थे वो ऑथेंटिक नहीं थे, यानी कि सही नहीं थे, जाली थे। और जिन लोगों का नाम उस पे था, वे लोग जिनका नाम लिखा गया था कि इन लोगों को अब कनाडा में आने का मौका मिलेगा, उन लोगों को कैनेडियन सरकार ने अप्रूव नहीं किया था यहाँ कनाडा में आने के लिए। तो गौरव जी, सवाल ये उठता है कि किस तरह से ये सरकार किस तरह से ये पेपर्स, इस जाली पेपर्स इस सेनेटर को मिले और किस तरह से इस सेनेटर ने ये पेपर्स उनको भेजे। क्या सेनेटर और उनके स्टाफ को मालूम था ये जाली पेपर्स है या नहीं? कनाडा सरकार का कहना है कि जिन लोगों को ये पेपर्स मिलने चाहिए था, फेडरल सरकार और इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर का कहना है कि उनकी सरकार ने खुद ही इन लोगों के लिए डायरेक्ट पेपर्स भेजे। सेनेटर मेरिलो मैकफेडरन या किसी और सेनेटर के द्वारा पेपर्स नहीं भेजे गए। गौरव जी, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इस मैटर को पुलिस और आरसीएमपी तक रेफर कर दिया है और आरसीएमपी और कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी यानी कि सीबीएसई इस बारे में कुछ कहने से इनकार कर दिए हैं गौरव जी। और उन्होंने ये भी नहीं क्या कहा है कि क्या उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है या नहीं। सेनेटर मैकफेडरन गौरव जी, जिन्हें प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सेनेट में 2016 में अपॉइंट किया था, ने कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। उन्होंने कहा, उन्होंने ये माना कि उन्होंने एक टेम्पलेट वर्जन एक गवर्नमेंट का पेपर यूज किया फैसिलिटेशन लेटर बनाकर भेजने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पेपर्स जो थे ये फेक या जाली नहीं थे। और उन्होंने कहा कि इन्होंने पहले भी यूज किया है एंड उन्होंने कहा कि वे अनऑथराइज यानी गैर कानूनी से ये पेपर्स नहीं यूज किए। गौरव जी, ये बहुत ही सीरियस मामला है कि किसी सेनेटर ने सरकारी डॉक्यूमेंट लेकर उनको भेजा लोगों के पास कि ये तुम्हारा वीजा है, कनाडा आ जाओ, और ये वीजा जाली थे गौरव जी, पेपर वो जाली थे। और ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या नहीं। पुलिस ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है गौरव जी। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी के ये मांगे, कंजर्वेटिव पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिशेल रैम्पेल गाना के ये मांगे कि पार्लियामेंट्री इंक्वायरी करी जाए की जाए
तो इससे मैं भी सहमत हूँ, पब्लिक इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस कैसे इस तरह के सेनेटर्स इस तरह के जाली पेपर्स लोगों के पास भेज देते हैं और उनको ये पेपर्स मिले कैसे और उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये जाली पेपर्स बनाकर अपने ऑफिस से फिर भेजना, फिर बाद में ये कहना ट्रम्प की तरह अब ये कहना कि नहीं मेरे ख्याल में ये गैर कानूनी नहीं थे, मेरे ख्याल में ये तो ऑथराइज्ड पेपर थे, लीगल पेपर्स थे। जी। उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया की बात करते हैं। मेंटल हेल्थ केयर के लिए $2 मिलियन की फंडिंग दी जा रही है, खासतौर पर जिन लोगों का बिहेवियर सुसाइडल है उनकी मदद के लिए। हाँ जी, गौरव जी, ये जो ये जो प्रॉब इश्यू है, सुसाइड का इश्यू है, मेंटल हेल्थ की इश्यूज़ है, इस ब्रिटिश कोलंबिया में ये बहुत ही सीरियस है गौरव जी। और अब ऐसा बताया जाता है कि ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार ने $2 मिलियन अलग रखा है एक प्रोग्राम के लिए, जिस प्रोग्राम से उन लोगों को हेल्प किया जाएगा, मदद किया जाएगा, जिन लोगों की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के कारण कुछ समस्याएँ हैं। ज़्यादातर वे लोग जिनके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के कारण उन्हें सुसाइड यानी कि आत्महत्या के ख्याल आते हैं, या वे अपने आप को हार्म करने के लिए, सेल्फ हार्म करने के लिए, अपने आप के ऊपर हानि पहुंचाने की उनकी ख्याल आते हैं, उन लोगों को मदद करने के लिए गौरव जी। शीला मैकलॉन्सन जो मिनिस्टर ऑफ मेंटल हेल्थ है और एन एडिक्शन है, उन्होंने ये अनाउंसमेंट कल की ये कहते हुए कि ये इस पैसे से कुछ प्रोविंस वाइड स्टैंडर्ड्स माफ करना स्थापित किए जाएंगे और ट्रेनिंग टू इम्प्रूव केयर इन हेल्थ केयर सिस्टम फॉर पीपल हु मे बी सुसाइडल, यानी कि वे लोग जो सुसाइडल हैं, जिनको आत्महत्या करने की, सुसाइड करने के ख्याल आते हैं, उनको मदद करने के लिए। व्हेन पीपल आर इन अ मेंटल हेल्थ क्राइसिस, we want them to receive the best possible care. That's why our government is making system wide improvement to transform care for those experiencing mental health crisis and suicidal thoughts, मिनिस्टर ने कहा। जी। उमेंद्रा जी, हेल्थ केयर सिस्टम का हाल हमें पता है। अभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 1 मिलियन बीसी के जो पेशेंट्स हैं वो वेट लिस्ट में पड़े हुए हैं, तो इतना हाल बुरा है। क्या हो सकता है इसके बारे में? गौरव जी, सरकार को और पैसे खर्च करने पड़ेंगे और स्पेशलिस्ट के ऊपर पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जिससे कि और स्पेशलिस्ट यहाँ आ सके और और स्पेशलिस्ट यहाँ पर हो ब्रिटिश कोलंबिया में, तथा लोगों को मौका मिल सके कि वे स्पेशलिस्ट के पास ट्रीटमेंट के लिए जा सकें या कंसल्टेशन के लिए जा सके गौरव जी। सभी को मालूम है, सभी को जब स्पेशलिस्ट के लिए इंतजार करना पड़ता है, महीनों से लेकर कभी कभी सालों तक इंतजार करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी तरह की स्पेशलिस्ट हो, चाहे वो हार्ट स्पेशलिस्ट हो, ब्रीदिंग स्पेशलिस्ट हो, या किसी और तरह के मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हो या ब्रेन स्पेशलिस्ट हो, किसी भी तरह के स्पेशलिस्ट हो, स्पेशलिस्ट को आप तुरंत ही नहीं देख सकते। अगर आपको किसी तरह के स्पेशलिस्ट की ज़रूरत हो, आपके डॉक्टर को रिफ़र करना पड़ता है और गौरव जी फिर भी महीने लग जाते हैं। कभी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए किसी अगर आपको स्पेशलिस्ट को देखना होता है तो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत समय लग जाता है। और अब स्पेशलिस्ट के ग्रुप का कहना है कि ब्रिटिश कोलंबिया में लोगों को बहुत दिन तक इंतज़ार करना पड़ता है और किस मामला को कैसे हल किया जाए। इस ग्रुप का कहना है कि सरकार को और पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जिससे कि और स्पेशलिस्ट को हायर किया जा सके, ब्रिटिश कोलंबिया में और स्पेशलिस्ट को ट्रेन किया जा सके गौरव जी, और अट्रैक्ट किया जा सके, जिससे कि ब्रिटिश कोलंबिया में ही आकर स्पेशलिस्ट यहाँ पर काम करना चाहें। जी। उमेंद्रा जी, इसी के साथ आप एक ब्रीफ्स में भी बात कर रहे थे, पेन किलर की शॉर्टेज है, खास तौर पे बच्चों के पेन किलर्स की। गौरव जी, ये थोड़ी-सी बहुत ही दर्दनाक कहानी है, स्टोरी है गौरव जी। पेरेंट्स के लिए बहुत ही स्केरी प्रॉब्लम है गौरव जी, कि बच्चों के लिए जो टाइलेनॉल और एडविल, अगर वे छोटे होते हैं, उनको फीवर होती है, उनको टाइलेनॉल और एडविल की ज़रूरत होती है, वो अब मिल नहीं रही, उनकी शॉर्टेज है ब्रिटिश कोलंबिया में गौरव जी। और ज़्यादातर वो जो लिक्विड टाइलेनॉल होता है, लिक्विड एडविल होता है, जो छोटे-छोटे बच्चों, बेबीज़ को दिया जाता है, उनकी कमी कमी महसूस की जा रही है सारे प्रोविंस में। ऐसा बतलाया जाता है कि सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स के कारण और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स के कारण शॉर्टेज है गौरव जी। और इसीलिए बच्चों के लिए ये टाइलेनॉल मिल नहीं रही है या एडविल मिल नहीं रही है। कई लोग अक्रॉस द बॉर्डर जाकर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर मेट्रो वैंकूवर में या ब्रिटिश कोलंबिया में कहीं पर भी फार्मेसी में आज आप जाकर ढूंढो, तो ये जो बच्चों के लिए पेन किलर्स है, टाइलेनॉल, एडविल या किसी तरह का पेन किलर हो, उसकी शॉर्टेज महसूस की जा रही है।
हेल्थ कनाडा का कहना है एक स्टेटमेंट में गौरव जी कि कंपनीज को इश्यूज है कि हायर देन नॉर्मल डिमांड है, यानी कि अभी डिमांड जो है बहुत ऊपर चला गया है और जो उनकी सप्लाई चेन प्रॉब्लम है इस कारण ही उनका कहना है, कंपनीज का कहना है कि शॉर्टेज हो रही है। और गौरव जी इस महीने के शुरुआत में ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार ने आ, ये कहा था कि पैनिक बाइंग के कारण, यानी कि वे लोग वो डर के जाकर पैनिक में जाकर आ, खरीद लेते हैं दवा। उन ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार का कहना है इसीलिए शॉर्टेज हो रहा है कि लोग पैनिक में डर के जाकर खरीद ले, उन्हें जरूरत नहीं है दवा के फिर भी वो जाकर खरीद लेते हैं और इसीलिए टाइलेनॉल की कमी महसूस की जा रही थी। और ऐसा विश्वास किया जाता था कि शायद टाइलेनॉल के लिए अब प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं। अगर प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो जाएगी, सरकार का नई कानून लाएगी, प्रिस्क्रिप्शन होगा टाइलेनॉल के लिए, तो आप ओवर द काउंटर टाइलेनॉल नहीं खरीद पाएंगे, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही टाइलेनॉल खरीद पाएंगे। और लेकिन गौरव जी भी हाल में मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ, ब्रिटिश कोलंबिया के मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ का ये भी कहना है कि सप्लाई प्रॉब्लम भी एक इशू है। और अब थर्सडे के एक स्टेटमेंट में, कल के एक स्टेटमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये कहा कि बीसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल को भी ये पेन किलर्स की कमी महसूस कर रहे हैं, बीसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, लेकिन फिर भी वहां पर ऐसा नहीं कि कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ भी टाइलेनॉल या एडविल नहीं है, कुछ है लेकिन शॉर्टेज का महसूस कर रहे हैं बीसी चिल्ड्रंस। जी, उमेंद्रा जी, कोविड की रिपोर्ट आ गई हुई होगी तो ब्रिटिश कोलंबिया का क्या हाल है? सौरभ जी ब्रिटिश कोलंबिया में कोविड के जो केसेस है वो 11 वीक यानी 11 हफ्ते में सबसे कम अभी है। तो 11 हफ्ता ऑलमोस्ट तीन तीन महीना हो गया गौरव जी, इतना कम है, लो है केसेस। लेकिन जो कोविड 19 जो वायरस है उसके कारण अभी भी ब्रिटिश कोलंबिया में एवरेज रोजाना 3 लोगों की मौत होती है। तो ये नहीं कि ये बीमारी, ये पेंडेमिक पूरी तरह से खत्म हो गया। और जी नंबर ऑफ पेशेंट्स जो कोविड 19 के जो बीसी हॉस्पिटल्स में है वो एक बार फिर से गिर गया है। लेकिन नंबर ऑफ वीकली एडमिशंस जो है, जो हर हफ्ते जो जो लोग कोविड के कारण एडमिट होते हैं, वो नंबर ऊपर गया है गौरव जी। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो टोटल नंबर्स है वो तो नीचे गिरा हुआ है। वो गौरव जी बीसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का कहना है कि सितंबर 22 को, यानी कि कल तक 305 कोविड 19 पॉजिटिव केसेस ब्रिटिश कोलंबिया के सभी हॉस्पिटल्स में थे। और गौरव जी 22 केसेस क्रिटिकल केयर में थे। गौरव जी ये रिपोर्ट जो है, ऐसा बताया जाता है इस रिपोर्ट से कि जून थे से लेकर अभी तक ये सबसे लोवेस्ट नंबर है। इतना नंबर्स अभी लो नहीं थे जून 13 से लेकर अभी तक। और गौरव जी ऐसा भी बतलाया जाता है कि जो पॉजिटिविटी रेट है सितंबर 70 तक 6.7% था, और ये भी लोवेस्ट है सिंस मार्च से लेकर अभी तक ये पॉजिटिविटी रेट सबसे लो है। लेकिन गौरव जी जो वीकली रेट है कि द वीकली नंबर ऑफ एडमिशन से कोविड पॉजिटिव केसेस के, वो थोड़ा सा ऊपर गया है। और कई हफ्तों के बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया है। और ऐसा बताया जाता है कि 155 पेशेंट्स एडमिटेड किए गए थे प्रोविंस में। 140 पिछले हफ्ते, वो उससे पहले वाले हफ्ते में 142 एडमिट किए गए थे, तो थोड़ा सा यानी कि 13 और ज्यादा हुआ है एक हफ्ता में। जी, उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में जॉन हॉर्गन की बात कर रहे थे, वो तो जा रहे हैं लेकिन काफी पॉपुलर है अभी भी। शायद इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि वो जा रहे हैं गौरव जी, ऐसा भी हो सकता है। तो हाँ, एक सर्वे में गौरव जी ये दिखाया गया है कि मिस्टर होगन जो आउटगोइंग प्रीमियर है ब्रिटिश कोलंबिया के, और उसको अभी भी रिलेटिवली हाई रेटिंग है गौरव जी। और गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि समर 2022 में जैसे समर, इस साल की समर खत्म हो रही है और उसी समय उसी तरह जो हमारे प्रीमियर हैं उनकी एक सभी प्रीमियर्स की एक रिव्यू की गई है। और बीसी में प्रीमियर जॉन हॉगन गौरव जी ने अपने फाइनल स्पीच, यानी कि आखिरी स्पीच प्रोविंस के म्यूनिसिपल लीडर्स में, यानी कि यूबीसीएम में पिछले हफ्ते उन्होंने अपनी भाषण दी। और गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि श्रीमान हॉगन जी कोई जो सभी मेडिकल इश्यूज थे, शायद उसके कारण ही वे इतने
पॉपुलर भी हुए हैं, इतनी उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग ऊपर गई हुई है। एक नए एंगस रीड इंस्टीट्यूट पोल में ये दिखाया गया है गौरव जी, जब होगन ऑफिस छोड़ के जाएंगे दिसंबर अंत को, दिसंबर मिडल ऑफ दिसंबर तक गौरव जी, तो उनकी अप्रूवल रेटिंग ऊंची ही रहेगी, यानी कि 51%। और गौरव जी ये 3%, ये 3 पॉइंट से ऊपर गई है। उसके महीने पहले जुलाई में उनकी 47% थी, अब बढ़कर 51% उनकी पॉपुलैरिटी हो गई है गौरव जी। अल्बर्टा में प्रीमियर जेसन केनी जो है वो भी ऑफिस छोड़ के जाने के, लेकिन उनकी रेटिंग अभी केवल 30% की है। और गौरव जी एंगस रीड पोल के अनुसार होगन जो है उनकी हाई लेवल ऑफ अप्रूवल है, क्योंकि उनकी समय जब जब तक कोई प्रीमियर है तो ज्यादा से ज्यादा समय पेंडेमिक था, और उनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत ही ऊंची थी गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि मार्च 2020 में उनकी अप्रूवल रेटिंग 71% थी, और उनकी लोवेस्ट गौरव जी रेटिंग जो है वो दिसंबर 2018 में थी, 43% की थी। जी, उमेंद्र जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि आरसीएमपी ने 3 बीसी के रहायशियों को गिरफ्तार किया है। इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का कोई मामला है? हाँ जी, वो ये शायद जापान के जो माफिया उनको याकुज़ा कहा जाता है। ये बहुत ही डेंजरस ग्रुप होती है याकुज़ा की। और गौरव जी आरसीएमपी ने 3 ब्रिटिश कोलंबिया के रेजिडेंट्स को गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि वे जापानीज़ माफिया या जापानीज़ याकुज़ा से शामिल है। ब्रिटिश कोलंबिया के लोअर मेनलैंड इलाके में एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी पुलिस द्वारा, और उन्होंने एक ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को पाया, और लोगों के खिलाफ 3 लोग आदमियों के खिलाफ उन्होंने चार्जेस लगाए, और उनके ऊपर ये भी आरोप लगाए ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ-साथ उन्होंने ये उनके ऊपर ये भी आरोप लगाया गया कि वे जापान के माफिया याकुज़ा सिंडिकेट से जुड़े हुए थे। एक स्टेटमेंट में गौरव जी आरसीबी के फेडरल सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टीम का कहना है कि ये इन्वेस्टिगेशन अगस्त 2019 में शुरू हुई, जब कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी ने एक 12 किलोग्राम की शिपमेंट ड्रग की शिपमेंट पाई, और ये शिपमेंट यहाँ से जापान जा रही थी। उसी समय ये इंक्वायरी शुरू हुई। माउंटीज का कहना है गौरव जी कि इन्वेस्टिगेटर्स ने 3 कनाडा के आदमियों को आइडेंटिफाई किया है, और तीनों के तीनों रिचमंड में रहते हैं। और गौरव जी उनके ऊपर ये भी आरोप लगाया गया कि वे याकुजा के मेंबर्स हैं, और वे याकुजा को हेल्प कर रहे हैं कि ब्रिटिश कोलंबिया से ड्रग जापान भेजे, और जापान से ड्रग यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया लाए। उनका कहना है, पुलिस का कहना है कि बीसी के ये जो ग्रुप है उन्होंने कई और ड्रग्स यहाँ से जापान भेजे हैं। जी, उमेंद्र जी, एक वैंकूवर पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, किसी पेडेस्ट्रियन को उसने हिट किया था। हाँ जी, ये 2 वैंकूवर की पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई। एक्चुअली एक वैंकूवर के पुलिस ऑफिसर और एक एबर्सफोर्ड के पुलिस ऑफिसर गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि वैंकूवर में एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की गई है, जबकि वैंकूवर के पुलिस ऑफिसर ने अपने कार से एक पेडेस्ट्रियन को हेस्टिंग स्ट्रीट पर टक्कर दिया है, या एक्सीडेंट हुआ। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो है गौरव जी आईआईओ ने इस क्रैश में इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। ये क्रैश गौरव जी ट्यूसडे मॉर्निंग की हुई वैंकूवर के डाउनटाउन ईस्ट साइड में, जबकि एक पुलिस क्रूजर ने एक पेडेस्ट्रियन से जा टकराया। गौरव जी वीडियो में ये दिखाया गया है कि 100 ब्लॉक ऑफ ईस्ट हेस्टिंग स्ट्रीट में एक आदमी आ, गिरा हुआ था बीच रास्ता में, और उन्हें वीडियो को 3:20 एएम, यानी कि 3:20 एएम इन द मॉर्निंग, सितंबर 20 के मॉर्निंग में ये वीडियो को खींचा गया था। और वैंकूवर पुलिस स्क्वाड का आता है, उस हेस्टिंग स्ट्रीट से आता है, और दिखता है कि वो आदमी जो हेस्टिंग स्ट्रीट पर गिरा हुआ था उससे जाकर टकराता है, और फिर कार वहां पे रुक जाती है। और उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाया गया गौरव जी, बट उसको अब छोड़ दिया गया है। और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस इस बारे में इंक्वायरी कर रही है कि क्या हुआ था, और क्या वो पुलिस अफसर ने क्यों नहीं देखा एक आदमी जो रास्ते पर गिरा हुआ था या लेटा हुआ था गौरव जी। इंक्वायरी अभी भी जारी है गौरव जी। और जी, गौरव जी इस तरह ऐसा बताया जाता है कि एबर्सफोर्ड के एक पुलिस अफसर के खिलाफ पुलिस ने असॉल्ट की चार्जेस लगाई गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि क्यों ये चार्जेस लगाए गए हैं, और किस लिए चार्जेस लगाए गए हैं। पुलिस इस बारे में डिटेल नहीं दे रही है। लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस एबर्सफोर्ड के ये पुलिस अफसर ने क्या किया,
क्या ऐसा काम किया जिससे कि उनके खिलाफ ये असॉल्ट की चार्जेस लगाई गई हैं। लेकिन पुलिस डिटेल देने से इनकार कर रही है। हमें उसी समय पता चलेगा गौरव जी, जब इस पुलिस अफ़सर को कोर्ट में लाया जाएगा। लेकिन ये तो सही है, इतना रिपोर्ट तो मिला है कि एक आदमी को माफ़ करना, एबर्सफोर्ड के एक पुलिस अफ़सर को चार्ज किया गया है असॉल्ट से और उन्हें कोर्ट लाया जाएगा। ये चार्ज जो है गौरव जी, ये कांस्टेबल क्रिस्टोफर कॉनवे के खिलाफ अप्रूव किया गया है, थर्सडे को ये अप्रूव किया गया है और ऐसा बताया जाता है कि ये असॉल्ट जो हुआ था नवंबर 2021 में हुआ था, तो लगभग 1 साल हुए। अब बीसी प्रोसिक्यूशन सर्विस का कहना है कि उन्होंने इस चार्जेस को अप्रूव किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो चार्जेस है वो उनके ख्याल में बहुत ही सीरियस है। प्रोसिक्यूटर्स ने इस बारे में और डिटेल, इस केस की और डिटेल देने से इनकार कर दिया है गौरव जी। और जब हम पुलिस की बात कर रहे हैं गौरव जी, तो सरी के एक 25 वर्षीय आदमी को, साउथ एशियन आदमी को सरी में गिरफ्तार किया गया गौरव जी, और उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि वे रिचमंड के एक मर्डर केस में इन्वॉल्व थे और साथ-साथ में वहाँ पे किडनैपिंग में भी वे इन्वॉल्व थे गौरव जी। पुलिस का कहना है कि इस आदमी को जिसका नाम है अर्जुन पुरेवाल और केवल 25 इयर्स के हैं गौरव जी, उनको सरी के घर से गिरफ्तार किया गया। लेकिन पुलिस ये कहने से इनकार कर दिए कि सरी में ये घर कहाँ पर था, कौन से स्ट्रीट पे था। इतना ही कहा है कि पुरेवाल एक कनाडा वाइड वारंट उनके खिलाफ निकाली गई थी अगस्त में, जब पुरेवाल को गैर कानूनी से एक एंकल मॉनिटर को हटाया, यानी कि पुलिस ने उन्हें एंकल मॉनिटर दिया था गौरव जी। जब लोगों को कभी-कभी बेल पे छोड़ा जाता है तो उन्हें उनकी एंकल में एक चेन से लगा देते हैं, जिससे कि पुलिस के मालूम होता है कि वे कहाँ पर हैं, कहाँ जा रहे हैं। पुरेवाल को भी इसी तरह बेल पे छोड़ा गया था। उनके एंकल में मॉनिटर लगा हुआ था गौरव जी, उनके पैर में। वे अगस्त में गैर कानूनी से वो चेन काट कर फेंक दिए और तब से वो लापता थे और पुलिस ने अब जाकर उन्हें सितंबर 20 को उन्हें गिरफ्तार किया गौरव जी, सरी के घर में। और इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ और भी जारी है। उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि रिचमंड में हुए एक हत्या में उनकी हाथ है गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, एक 67 स्टोरी कॉन्डो और ऑफिस टावर का प्रपोजल आया है, तो आपको ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं फिर से जो चुनावी जुमला है? गौरव जी, अगर इसको जल्दी से जल्दी पास कराना है तो जल्दी से जल्दी डग मैकलम के काउंसिल के पास अभी ले आओ तो वो पास हो जाएगा, नहीं तो शायद समय लगेगा। नहीं तो आप अगर इंतजार कर लो, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि शायद माफ करना, सुख धालीवाल और उनके पार्टी यूनाइटेड फोर्ड पार्टी उनकी अगर जीत गए तो शायद वो 3 दिन में ही आपको पेमेंट दे देंगे। तो अगर आप अभी अप्रूव कराना चाहते हैं इस प्लान को, तो जल्दी से जल्दी डग मैकलम के सामने ले जाइए इलेक्शन से पहले। इलेक्शन अगले महीने अक्टूबर में। अगर आपको ये विश्वास है कि सुख धालीवाल जीत जाएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सुख धालीवाल ने वादा किया है कि सभी पेमेंट्स को वो 3 दिनों में अप्रूवल दिला देंगे। तो आप तब तक इंतजार कर लीजिए। और आपने सही कहा कि ये 67 स्टोरी जो बिल्डिंग है सरी में बनेगा गौरव जी, बहुत ही ऊंचा बिल्डिंग होगा। ये वाली इलाका में होगा, शायद जहाँ पर हमारी सरी सिटी हॉल अभी है, उसी इलाके में ये 67 स्टोरी की बिल्डिंग बनाई जाएगी। जी, उमेंद्रा जी, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हेट हेट स्पीच के बारे में कुछ कहा है, लेकिन उनके कहने से होने वाला कुछ नहीं है। हमको सबको पता है कि इसकी प्रॉब्लम पॉलिटिक्स में जड़ें पड़ी हुई हैं। हाँ जी, इंडिया की जो पॉलिटिक्स है और उनकी जो हेट स्पीच की पॉलिटिक्स है वो तो अलग है। लोग कहते हैं कि इंडिया में जो कोई भी स्टेटमेंट देना चाहता है तो दे सकता है, बट उसमें हेट स्पीच भी शामिल होता है और किस तरह के हेट स्पीच होते हैं वहाँ पर, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करने की कोशिश की है। लेकिन क्या इसका जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है, क्या इसका इम्पैक्ट आम कम्युनिटी में आम लोगों पर होगा या नहीं, ये जानना मुश्किल है गौरव जी। मेरे ख्याल से जब तक कि जो हेट क्राइम है इंडिया में या कहीं और पर हो, अगर उनको जब तक कि कानून नहीं बनाया दिया जाता, तब तक गौरव जी शायद इंडिया में किसी भी तरह का हेट क्राइम, हेट स्टेटमेंट कोई दे तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। जी,
उमेंद्रा जी, श्रीलंका की इन्फ्लेशन रेट का जो नंबर है, ऐसे लग रहा है कि किसी गैस प्राइसेस के साथ मैच कर रहा है। गौरव जी, हम यहाँ शिकायत कर रहे हैं कि हमारी इन्फ्लेशन रेट 7% तक है शायद, और ऊपर चली जाएगी, 1-2% यहाँ तक चली जाएगी। यहाँ पर 6% से शायद और ज़्यादा ऊपर चले जाएगी। अमेरिका में भी है, सारी दुनिया में, यूरोप में भी इसी इश्यू पे लोग चिंतित हैं। लेकिन कनाडा में 7% के बारे में हम वरी कर रहे हैं इन्फ्लेशन के। और आप अंदाज़ा लगाइए कि श्रीलंका में क्या है इन्फ्लेशन रेट गौरव जी? कनाडा से 10 गुना ज़्यादा है। यानी कि कनाडा में 7% है और माफ़ करना, श्रीलंका में 70% है गौरव जी। शायद आप विश्वास नहीं कर पाएँगे, लेकिन हाँ, इन्फ्लेशन रेट्स जो हैं श्रीलंका में, वो 70% का है। तो शायद आम लोगों को मालूम ही नहीं कि ये इन्फ्लेशन रेट होता क्या है, इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। लेकिन इससे इम्पैक्ट होता है गौरव जी कि जो हमारे ग्रोसरीज़ है और सामान है, गैस है, उनको बहुत, उसकी जो रेट होती है बहुत महँगा में मिलता है, सस्ते में नहीं मिलता है। गौरव जी, शायद आम लोग जो श्रीलंका में हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर गैस मिल जाए, चाहे इन्फ्लेशन रेट 70% हो या ज़्यादा हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले गैस यहाँ श्रीलंका पहुँचे तो प ये भी श्रीलंका की प्रॉब्लम थी कि कई महीनों तक श्रीलंका में गैस या पेट्रोल था ही नहीं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल वहाँ पर इंडिया सप्लाई कर रहा था। लेकिन अब श्रीलंका अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा है। कनाडा, माफ़ करना, चाइना से लोन ले लेकर प्रोजेक्ट्स के लिए, और जिसे व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स कहते हैं, उसके लिए लोन ले लेकर क्या श्रीलंका बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुका है। और अब उसका असर अब ये है गौरव जी कि 70% वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है, जबकि कनाडा में इन्फ्लेशन रेट अभी केवल 7% है, और इस बारे में हम रोज शिकायत कर रहे हैं। जी। उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया।